नमस्कार साथियों, ट्रिक वाले डिजिटल मंच पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपन ने जो पार्ट चल रहा था अपना मुहावरे, उसका आज सेकंड पार्ट है। दोस्तों ध्यान रखिए। और मुहावरों के बारे में अपने पहले ही कहा कि मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों अलग हैं। पिछले वीडियो में अपने बिल्कुल क्लियर किया था कि मुहावरों के अंतर्गत लिंग, वचन, काल, कर्ता ये सारे परिवर्तित होते हैं, जबकि लोकोक्ति में नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि मुहावरा एक वाक्यांश है, अर्थात वो एक वाक्य का भाग है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है। ये ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं आगे। अपन का जो अगला जो पार्ट है इसका, उस पार्ट के अंतर्गत देखिए अगला है दोस्तों कि आग से खेलना। पॉइंट हमारा क्या है? देखिए, आग से खेलना, आग से खेलना यानी कि खतरे या विपत्ति का काम करना। देखिए दोस्तों, जब अपन कोई भी कार्य करते हैं और उसमें ये दिखता मैं भी इसकी विपत्ति सामने हमारे, इसमें बिल्कुल विपत्ति है और ये खतरे का काम है दोस्तों, तो खतरे के खिलाड़ियों को ही कहा जाता है दोस्तों आग से खेलना। तो ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट आता है आटे दाल का भाव मालूम होना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों कि जीवन की कठिनाइयों का बोध होना। आपने देखा होगा कि कहना बहुत आसान होता है कि अलग हो जाएं, क्या हो जाए? अलग हो जाएं। दोस्तों, अलग होने के बाद ही पता चलता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है हमारे लिए, जो हमारी आधारभूत सुख सुविधाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों का बोध होने से पता चलता है कि कभी ये लाना है, कभी वो लाना है। ये होता है दोस्तों आटे दाल का भाव मालूम होना। कई बार आप देखते हो दोस्तों कि जब परिवार का एक अंश अलग होता है और जो मुखिया होता है उसे पता होता है कि वो अभी सक्षम नहीं है, लेकिन उसे कुछ सुधारने के लिए, उसकी मन की इच्छा को पूरा करने के लिए, ताकि उसको पता चल सके कि ये जो जीवन है वो कितना इजी चलाना होता है, अकेले में कितना मुश्किल होता है, तब उसको कहते हैं कि बेटा अलग तो हो जाएगा, तब तुझे आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। तो जीवन की कठिनाइयों का बोध होना। 8 आंसू गिराना यानी रोना बहाना, अर्थात बहुत रोना। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखें, जीवन के अंदर कुछ विपत्तियां, कुछ समस्याएं, कुछ शोक वाले जो बिंदु होते हैं जिसमें बंदे 8 आंसू रोते हैं, यानी कि रोना बहाना। जैसे घर में डेथ बॉडी पड़ी, जवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, कमाने वाला वो एक ही था दोस्तों, तो सोचो, कल्पना करो कि उसके परिवार के सदस्यों पर कितना, मतलब ये समझ लीजिए पूरा आसमान गिर गया उसके लिए, तो विपत्तियों का पूरा, और वो 8 आंसू रो रहे हैं। आगे देखिए अगला है आड़े हाथों लेना, यानी कि खरी खोटी सुनाना या फिर ताने देना। कई बार होता है दोस्तों, गलतियों के कारण परिवार के हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें क्या लेते हैं? आड़े हाथों लेते हैं, यानी कि हमें खरी खोटी सुनाते हैं। और देखो, सुनाना भी उनका लाजमी होता है, ताने देना लाजमी होता है, क्योंकि दोस्तों जीवन की ये जो गाड़ी है, जितना अपन सोच रहे हैं, क्योंकि युवा अवस्था के दौरान व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, दूसरे कर रहे, अगर कोई उसको कुछ राय भी दे दे, अगर उसको कोई, मतलब ये समझ लीजिए अपन ये कह सकते हैं कि उसको आज्ञा भी दे दे कि नहीं तुझे तो ये कार्य करना है, तो वो ये सोचता है कि यार मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। बट दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी स्थिति में जब अपन उस कार्य में विफल हो जाते हैं, तो हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आड़े हाथ लेते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव है, ये ध्यान रखना इस कार्य का। तो चलिए दोस्तों, आगे आता है आंधी के आम होना। देखो, आंधी के आम होने का तात्पर्य होता है वस्तु का सस्ता होना, यानी कि जब बिना परिश्रम के, ये जो आपका पॉइंट है मैं इसको सुधार कर लेता हूं,
बिना परिश्रम वस्तु का अधिक मात्रा में मिलना। क्योंकि दोस्तों जब आंधी आती है तो वृक्ष पर लगे जो फल हैं वो दोस्तों गिर जाते हैं और उसमें आपको केवल और केवल एकत्रित करना होता है उन फलों को। एक देखिए वृक्ष पर फलों को तोड़ना, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। यही बात देखिए कि अपन यहाँ बोध करा सकते हैं कि जब कोई वस्तु सस्ती होना यानी कि बिना परिश्रम वस्तु का अधिक होना, अधिक मात्रा में मिलना, तो आप देख सकते हो कि जैसे कि मार्केट में अगर कोई नई चीज़ आती है तो उसके भाव कितने होते हैं, बड़े अच्छे भाव मिलते हैं दोस्तों। लेकिन जब प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में वही वस्तु आ जाती है तो उसके दाम क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। उसके कई कारण हैं, जैसे कि एक तो पैदावार का ज़्यादा होना, दूसरी चीज़ देखो कम मेहनत में अगर अधिक बेनिफिट मिले, कम मेहनत में अगर ज़्यादा मुनाफा मिलता है तो भी अपन कह सकते हैं आंधी का आम होना। अगला देखिए दोस्तों, अगला है आपके आपे से बाहर होना। क्या होना, आपे से बाहर होना, जिसका अर्थ होता है बहुत क्रोध करना। क्या करना, बहुत क्रोध करना। जब व्यक्ति का गुस्सा बढ़ जाता है दोस्तों, आपे से बाहर हो जाता है, ठीक है ना। कोई कार्य करते हैं अपन, देखो मैंने कहा कि मोहन अपने व्यापार के अंदर टूट गया, लोगों के ताने सुन सुनकर वह भी आपे से बाहर हो गया। क्योंकि होना ही है बहुत क्रोध करना, क्योंकि एक तो वैसे ही उसका जो व्यापार था उसके अंदर उसको क्या लगा, लॉस लगा। और लॉस लगने के बाद जो हमारे मतलब जो लोग हैं उसको क्या मार रहे हैं, ताना मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं, ताना। और जब ताना मारेंगे दोस्तों तो सुन सुन के बेचारा एक तो पहले से ही लॉस को झेल रहा है और फिर आप लोगों के ताने सुन सुनकर वो क्या हो जाएगा, आपे से बाहर हो जाएगा। आसमान टूट पड़ना, भारी विपत्ति आना। देखिए इसी स्लाइड के अंतर्गत मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि घर में कमाने वाला एक ही है, उसकी भी अगर डेथ हो जाए दोस्तों तो उसके परिवार के ऊपर तो पूरा आसमान ही टूट पड़ा। इसीलिए होता है दोस्तों कि जब सांत्वना देने जाते हैं तो अपन यही कहते हैं भी भगवान की इच्छा के आगे किसी का जोर नहीं है, क्योंकि उसको मतलब ये बताना है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता देता हूं कि ऐसी स्थिति में जब अपन ये देखते हैं कि व्यक्ति का ये जो है ना आसमान टूट पड़ना, उस व्यक्ति के बारे में सोचो जो उसके परिवार का सदस्य जो मेन था, एक ही सदस्य था और वो भी चला गया। घर कैसे चलेगा, बच्चे की एजुकेशन वगैरह कई प्रश्न आपके सामने खड़े हो जाते हैं और होना लाजमी भी है दोस्तों, क्योंकि कि उस परिवार के ऊपर तो विपत्तियों का पूरा आसमान ही टूट पड़ा है। आगे देखिए दोस्तों, आसमान पर थूकना। आसमान पर थूकने का अर्थ होता है कि किसी निर्दोष पर, क्या कहा, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना। क्या लगाना, निर्दोष पर लांछन लगाना। और ये ध्यान रखिए, इसीलिए कहते हैं कि अगर आसमान पे थूकना संभव है क्या, पहले तो ये बताओ, आसमान थूकोगे तो वही थूक तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। और इसी के लिए यहां पॉइंट दिया कि जब आप किसी निर्दोष पर लांछन लगाने का कार्य करते हो कि भाई ये व्यक्ति उसने कुछ भी नहीं किया फिर भी आप इसके ऊपर क्या लगाते हो, दोष लगाते हो, तो वो होता है आसमान पर थूकना। अब देखो आंसू पहुंचना। आंसू पहुंचने का अर्थ होता है दोस्तों सहानुभूति दिखाना। क्या दिखाना, सहानुभूति दिखाना। जब दोस्तों सहानुभूति की बात की जाए तो आप देखिए कि कई बार अपन ये इस चीज को देख सकते हैं कि जब व्यक्ति किसी को सहानुभूति दिखाए कि भाई इसका क्या, कि भाई आंसू पहुंच रहा है, क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उसके ऊपर कोई भारी विपत्ति पड़ी होगी। क्या पड़ी होगी, भारी विपत्ति। और विपत्ति को देखकर जब अपन उसके लिए कुछ शुभ संकेत के रूप में हम उसको ये एहसास दिलाते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तू अकेला नहीं है,
गया एक है, बाकी सब तेरे साथ है, तू चिंता मत कर, हर संभव हम जो भी प्रयास होगा वो हम करेंगे। अगला पॉइंट आता है दोस्तों आंसू गिराना। आंसू गिराना का अर्थ होता है रोना, क्योंकि दोस्तों इसके तो कई गजब गजब के एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। जैसे कि परीक्षा परिणाम आपका संतोषजनक नहीं आया तो भी आंसू गिराना हो गया। इच्छित वस्तु का प्राप्त ना होना, उसमें भी आपका आंसू गिराना होता है। जिसके लिए आप भाग रहे हो वो वस्तु अगर नहीं मिलती है दोस्तों, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, आंसू गिराना होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये लीजिए अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। आस्तीन का सांप होना, धोखेबाज मित्र होना, या फिर उसको हम कह सकते हैं विश्वासघाती मित्र होना। देखिए दोस्तों, इसका तो आपका पूरा का पूरा ढेरों एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें है कि आस्तीन का सांप होना अर्थात धोखेबाज मित्र होना या विश्वासघाती मित्र होना। दोस्तों अगर मैं अतीत की बात करूं, अतीत बोले तो पुरानी, अगर मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान की, हमारे उस हिंदुस्तान की, जहां दोस्तों कई लोग व्यापार करने के लिए आए थे, यह सोच के कि भी देखिए अपने गीत भी गाया जाता था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लोगों की नजर पड़ी और लोगों ने दोस्ती होने के नाते फ्रेंडशिप के तौर पर यहां आना शुरू किया और आकर आस्तीन का सांप होने का काम किया दोस्तों, धोखेबाज होने का कार्य किया। अगर हम पूरे इतिहास को उठाकर देखें तो देखिए मुगल भी आए, अंग्रेज भी। अब अंग्रेजों से तो ज्यादा अपना एग्जाम्पल क्या होगा देखने को, हम शुरू से पढ़ता है कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर काफी समय तक शासन किया। आए किसके लिए थे, औपनिवेशिक स्थापित करने के लिए आए थे। औपनिवेशिक का मतलब होता है दोस्तों कि व्यापार का केंद्र स्थापित करने के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे और कहा कि भाई हम तो हमें केवल एक ऐसा स्थान चाहिए जहां हम अपना प्रोडक्ट को बेच सके और कुछ नहीं है, वो तो औपनिवेशिकता। अब उस औपनिवेशिकता के जरिए जरिए धीरे धीरे उनको लगा कि यार ठीक है, दोस्ती की आड़ में अपन अपना उल्लू सीधा करें, और उन्होंने वही किया। और अंत में तो उन्होंने बस पता चल गया फूट डालो राज करो, ये बेस्ट है, जिसका खामियाजा दोस्तों हम आज तक भुगत रहे हैं, ये ध्यान रखना। दूसरा देखो, अगर मैं बात करूं, अभी आपको बोध होगा कि पहलगाम के अंतर्गत जो एक अटैक हुआ था, निर्दोष लोगों को मारा गया था दोस्तों, और ध्यान रखना ये कोई और लोग नहीं थे, ये दोस्तों दोस्ती की आड़ में यहाँ आए थे और देखिए आस्तीन का सांप होने का कार्य किया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंद्रलोक की परी होना। क्या बात है, क्या कहा है, इंद्रलोक की परी होना अर्थात अत्यधिक सुंदर होना। क्या होना, अत्यधिक सुंदर होना। देखिए दोस्तों, आपने लोक देवी देवताओं के बारे में पढ़ा ही होगा। उन्हीं लोक देवी देवताओं के अंतर्गत एक देवता है दोस्तों, कोड़ू गांव का है, कोड़ू नाम है उनका, पबू जी। पबू जी एक, हाँ बिल्कुल, परी के पुत्र थे। एक परी आसमान से उतरी थी कि अपने फादर से कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, मतलब घूमने के लिए जाऊंगी पृथ्वी लोक पर। अरे बेटा मत जा, पापा की परी है, जाएगी। उसके फादर ने कहा देख तू चली जाएगी, अगर तुझे किसी ने देख लिया तो तेरी सारी शक्तियां चली जाएगी। कि नहीं मैं तो जाऊंगी, बस चाहे शक्तियां जाए चाहे ना जाए मैं तो जाऊंगी। तो वहाँ वो मतलब एक सरोवर के पास मतलब पानी के लिए देख रही होती, वहीं पर एक व्यक्ति जो कि वहाँ का एक राजा ही था, ये समझ लीजिए आप, ठीक है ना। तो उसने उनको देख लिया
क्या क्या उन्होंने उनको देख लिया। उनका नाम था दोस्तों धांधल देव। क्या नाम था? धांधल देव। और फिर उन्हीं के साथ, क्योंकि शक्तियाँ चली गई तो उसने कहा भाई अब मैं क्या कहूँ, ऊपर तो जा नहीं सकती है। सुंदर थी काफ़ी, एकदम अत्यधिक सुंदर थी, इसलिए कहते हैं इंद्रलोक की परी होना। तो बस वैसी परी थी, सुंदर तो थी। और दोस्तों धांधल देव और उस परी के द्वारा जो संतान प्राप्ति हुई वो हुई थी आपके बाबूजी। बाबूजी भी अपनी माँ की तरह बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, क्योंकि माँ के ऊपर गए थे, और हाइट डील डॉल वो अपने पिता पर। तो दोस्तों ये बताया जाता है कई लोक देवी देवताओं के अंतर्गत बाबूजी की कथा जो है दोस्तों बहुत ही शानदार है। जीके के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो फिलहाल अपने तो मेन चीज है इंद्रलोक की परी होना, अर्थात अत्यधिक सुंदर होना। इसीलिए कई बार कहते हैं कि सुंदरता के बारे में एडी पचके तो इंद्रलोक की परी है कई। तो ये पॉइंट होता है। एक बात ध्यान रखना, अगर इसमें ये वाला आता है तो ये आपका परी, ये आपका उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है चारों ओर। और ये जो है ये परी में बड़ी ई की मात्रा है, तो छोटी ई और बड़ी ई का विशेष ध्यान रखना। तो जिसको अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान होता है, कई लोग उसको भी दो बातें सुना देते हैं, और बातों के अंदर वो कहते हैं ना व्यंग्य टोंड कसना, एड़ी पचके तो इंद्री परी है कई। चलो अगला देखो, इन तिलों में तेल नहीं होना, यानी कि किसी भी लाभ की आशा ना होना। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जब कार्य करते समय उनको लगता है कि भाई अब इससे हमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, यानी कि हमें फायदा नहीं मिलने वाला है, तब हम कहते हैं कि अब इन तिलों में तेल नहीं रहा। क्योंकि दोस्तों एक व्यवहारिक ध्यान से अगर मैं आपको इसका बोध भी कराऊं तो देखो कि जब तक प्रॉफिट मिलता रहा तब तक वो व्यापार चलता रहा, दौड़ता रहा, फलीभूत होता रहा। लेकिन समय के साथ वो ढल सकने में अगर सफल नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि अब इन तिलों में तेल नहीं है, क्योंकि उसने समय के साथ अपना सामंजस्य स्थापित नहीं किया। कई बार दोस्तों ध्यान रखें, ऐसी स्थितियां हो जाती है जब हम केवल अपने ईगो ऑब्लिक सुपर ईगो के कारण हम सामंजस्य बैठा नहीं पाते, और उसके चक्कर में व्यक्ति को गर्त में जाना पड़ता है। चलिए दोस्तों, ईंट से ईंट बजाना, समूल नष्ट करना या कड़ी टक्कर लेना। दोस्तों अगर मैं कहूं कि समूल युद्ध तो होने दो, ईंट से ईंट बजा देंगे दोस्तों, हमारी सेना, हमारे जो जवान, हमारे जो वीर योद्धा, वो दोस्तों मतलब ये समझ लीजिए खार खाए बैठे हैं कि साहब एक बार हुक्म दे दो आप, ये आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे। क्या काम उसका, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमने पहले भी उनको मजा चखाया है दोस्तों, घर में घुस के मारा था हमने। वो दिन याद करो, जोश आ जाता है दोस्तों, उत्साह रस का संचार। कहते हैं दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे। लेकिन दोस्तों अब चीरेंगे नहीं, हम पूरा का पूरा ही फाड़ देंगे। ये होता है ईंट से ईंट बजाना, यानी कि पूरा समूल उनका जो अस्तित्व है, हम पूरे अस्तित्व को ही क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि शत्रु को करारा जवाब। देखो एक बात ध्यान रखना, ईंट से ईंट बजाना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। दोस्तों वर्तमान का जो हमारा देश भारत है, वो ध्यान रखना, विश्व शिरोमार में अभी एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर जो पैसा लगाते हो, चाहे आप SIP के जरिए लगाओ, चाहे शेयर मार्केट के जरिए लगाओ, पूरे विश्व के अंदर आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ, भारत का स्थान 4था है। 4 नंबर पे भारत है, यानी कि दोस्तों अपन ये देख सकते हैं 4 नंबर पे भारत, यानी कि हमारे जो लोग हैं, हमारा जो देश है, वाकई मैं ये कह देता हूँ दोस्तों, आने वाले समय में अपना जो स्थान होगा वो टॉप 3 में होगा। देखो 4 तक तो अपन पहुँच गए, टॉप 3 में अपना नाम होगा दोस्तों, और ये बहुत एक शुभ संकेत होता है। इकोनॉमी पावर, रेपो रेट देखिए आप,
बैंकिंग दर देखिए आप, यानी कि हर चीज के अंदर। जब देखो मेन चीज यही होता है कि जो युवा वर्ग होता है वो किस ओर झुका हुआ है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की जो अपन ये कह सकते हैं इकोनॉमी जो पावर होती है वो वहाँ की युवा पीढ़ी पर निर्भर करती है, क्योंकि युवा पीढ़ी है तो नेचुरल बात है काम काज ज़्यादा करेगी, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में देखो कि हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी इकोनॉमी पावर तेज होगी तो पूरे विश्व के अंतर्गत पूरे विश्व में हमारी धाक रहेगी। हम ये कह सकते हैं कि तू अगर थोड़ी भी मतलब अंगुली भी की, तूने तर्जनी भी की, तो हम ईद का जवाब पत्थर से देंगे। अगला देखिए, ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। हमारे एक मित्र हैं दोस्तों जिनका नाम है नानूराम जाखड़। नानूराम जी बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है, वर्तमान के अंदर अपने राजस्थान के अंदर 3rd ग्रेड टीचर की सर्विस कर रहे हैं, अपने गांव के पास ही उनकी पोस्टिंग है। बहुत ही बढ़िया है उनका पूरा परिवार, एक मिलनसार व्यक्ति है, यानी कि ये समझ लीजिए कि कभी हमें लगा ही नहीं कि हम उनसे अलग हैं। एक पुत्र की भांति जो स्नेह जो प्यार उनके परिवार से मुझे भी प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों देखिए आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन कुछ समय हो चुका है कि हम मिले नहीं। और ऐसे ही एक दिन अवसर हुआ, नानूराम जी जोधपुर का यहाँ आगमन हुआ और हमने कहा यार चलो नानू भाई से मिल के आ जाते हैं। गए दोस्तों, जाते ही उन्होंने एक ही बात कही, क्या भाई धोनी तू तो यार ईद का चांद हो गया, दिखाई भी नहीं देता। तो यही होता है ईद का चांद, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ऐसे कई उदाहरण हमारे परिवार के अंदर, जैसे हमारे कोई रिलेटिव होते हैं, हमारे कोई भाई बहन मामा मामी जो काफ़ी लंबे समय बाद हमें मिलते हैं, तो अपन यही कहते हैं नहीं साहब आप तो ईद का चांद हो गए हो, क्योंकि ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उंगली पर नचाना, उंगली पर पूर्ण वश में रखना, ये तो देखो घर घर की कहानी है। बेचारा पति दोनों के बीच में फंसा रहे, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, ये ध्यान रखें कि गुरुजी आप तो दिल को ठेस पहुंचा रहे, सारे ऐसे थोड़ी होते हैं। लेकिन एक सामान्य बात बता रहा हूं मैं, बेचारा पति देखो, अगर वो माँ के पक्ष में बोले तो पत्नी कहे, पत्नी के पक्ष में बोले तो माँ कहे कि यार इसने तो उसको उंगली पर नचा, यानी कि उसको अपने पूर्ण वश में कर रखा है। अब बेचारा करे तो करे क्या, ना इधर का ना उधर का। ये सबके साथ नहीं है, और ये गलती से सोच भी मत लेना कि हर व्यक्ति इसका शिकार है, कोई जरूरी नहीं है। कहीं अपन देख सकते हैं कि जैसे कार्य करते समय मतलब उसको इतना वश में कर रखा है, जैसा वो कहे वैसा ही वो व्यक्ति करेगा। उसके लिए अपन मुहावरा प्रयोग कर भी सकता है कि भाई उसने तो उसको उंगली पर नचाने का कार्य शुरू किया है। अगला देखिए दोस्तों, उड़ता तीर लेना। उड़ता तीर लेने का मतलब होता है चलाकर मुसीबत मोल लेना, और ये हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों की एक मैं विशेषता कहूँगा, विशेषण कहूँगा, क्योंकि दोस्तों उन्हें उड़ते तीर लेने का बड़ा शौक है। और यहाँ तक लोगों ने तो इसकी रीलें भी बना दी हैं कि कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू तीर चला, तो कृष्ण भगवान से अर्जुन कहते हैं अरे साहब चलाऊं किस पे, अरे तू चला उड़ते तीर लेने वाले खूब है। क्योंकि अपने यहाँ यही बात है दोस्तों, चला के मुसीबत मोल लेते हैं। कही हो क्या वास्ते गए हो, अरे तेरे क्या करना है, तू तेरा काम रख, नहीं कैसे काम हो, ये होता है उड़ते तीर लेना। किसी का एक्सीडेंट हो गया, मिलने गया वहां पर, ये देखो मिलने गया वहां पर, हाँ ध्यान से सुनना, मिलने गया, देखो अरे यार डी फ्रैक्चर हो गई यार, बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा देखे कैसे उल्टा। अब उसको पूछे यार जो सामने वाला है वो डॉक्टर है एक, लेकिन नहीं इसको वहां अहमदाबाद ले जाओ या फलानी जगह ले जाओ, पहलवान के पास ले जाओ, यानी कि यार तेरे क्या करना है, तू क्यों उड़ते तीर गले में ले रहा है। आगे देखो, उड़ती चिड़िया को पहचानना। देखो उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब होता है व्यक्ति की कुशलता, कुशल कह दूं, अनुभवी होना या भीतरी रहस्य जानना। ध्यान वो होता है क्या,
उड़ती चिड़िया पहचाना। देखो दोस्तों, अपने भारत के जो कई ऐसे बहुत ही बढ़िया लोग हैं जो दोस्तों अपने काम में माहिर है, कुशल है, वो भीतरी रहस्य को जानते हैं, तो उनके बारे में अपन कहते हैं अरे भाई तू किससे बात करता है, ये उड़ती चिड़िया को भी पहचानता है, तू तो इससे काफी कम है। अगला देखिए, 19-20 का फर्क होना। 19-20 का फर्क होने का मतलब होता है दोस्तों बहुत कम अंतर होना। देखिए श्रीमान, ये प्लॉट आप ले लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा 19-20 का फर्क नहीं है, यानी कि बहुत कम अंतर है। जैसे कि अगर आपका बजट 10 लाख का है और अगर वो प्लॉट 10 की जगह 11 लाख का हो जाए तो अपन कह सकते हैं कि यार ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो 11 लाख, फिर भी अपन ये प्रयास करते नहीं साहब मेरा बजट तो 10 लाख का ही है, मैं तो 10 लाख का ही प्लॉट लेना मुझे। तो उन्होंने कहा देखो सब हम प्रयास करें, कुछ आप ऊपर बढ़ो, कुछ उसको कम करेंगे, और तो क्या है। देखो 19-20 का फर्क है, ये वाला प्लॉट और इस प्लॉट के अंदर ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं 19-20 का फर्क होना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं, अगली स्लाइड आपके सामने है, ये लीजिए। अगला देखिए दोस्तों, उल्टी गंगा बहाना, यानी कि प्रचलन के विपरीत कार्य करना। जब हमारे जो प्रचलन में जो काम होते हैं अगर उसके उल्टे हम चलेंगे तो वो होता है उल्टी गंगा बहाना। जैसे कि दोस्तों जिस घर के अंदर थोड़ी देखो रूढ़िवादिता भी, कुछ मर्यादा भी जरूरी है, प्रेम, हर चीज़ देखो अपने अपने स्तर पर होता है, लेकिन जब अपन एक ये समझ लिए कि जिस व्यक्ति के साथ हमारी बनती नहीं है, हम तो देखते ही मुंह फेर लेते हैं उससे, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर बैठकर खाना खाया जाए तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये क्या है, आज ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है। यानी कि जो एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है वो आज यार एक ही थाली में खाना खा रहे, एक जगह बैठे खा रहे, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है। उसी प्रकार से देखिए अगला पॉइंट अगर मैं लूं तो हमारे सामने आता है, देखिए 1 और 1 11 होना, ये भी बहुत प्यारा पॉइंट है। क्या कहा, 1 और 1 11 होना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों संगठन में शक्ति होना। क्या होना, संगठन में शक्ति होना। तो दोस्तों देखिए 1 और 1, अगर मैं यहाँ देखो ये मुहावरे ऐसे ही नहीं बनते हैं, ये देखो 1 1, अगर इन दोनों को मैं शामिल पढ़ूँ तो होता है 11, अगर मैं कहूँ 1 और 1 तो ये होता है केवल कितने, 2। कहाँ 2 और कहाँ 11। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि क्या है, संगठन में शक्ति होती है। परिवार का देख लो, एक संयुक्त परिवार ने एक एकांकी परिवार है। संयुक्त परिवार के अंदर संगठन है, शक्ति है। कोई भी काम है, चलो मैं नहीं कर सकता, चलो आप कर लीजिए, अगली बार मैं कर लूंगा, मैं वहां जा रहा हूं ये कार्य मैं कर लूंगा। ऐसे कई उदाहरण अपन को देखने को मिल सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों जब स्कूली जीवन के अंतर्गत भी अपन देखते हैं कि ग्रुप तो बनते इसी के लिए दोस्तों, एनसीसी है, स्काउट है। ध्यान रखना, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एक चैप्टर हुआ करता था, एक सब्जेक्ट हुआ करता था, जिसके अंदर बच्चों को एक कैंप के अंतर्गत रखा जाता था, उन्हें समझाया जाता था कि समूह के अंदर कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, मिलजुल कर कैसे रहना है, ये संगठन के बारे में। अगला आता है दोस्तों, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, अर्थात दोनों का एक सी प्रवृत्ति। कौन सी, एक सी, ये उल्टा लिख दिया उन्होंने, ये लीजिए दोस्तों, इसको हमने सुधार कर लिया है, ये लीजिए। उत्तर क्या होगा, दोनों का एक सी प्रवृत्ति का होना। कहते हैं चोर चोर मौसारे भाई। तो देखिए जब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यानी कि दोनों की एक सी प्रवृत्ति है। देखिए विभाग, हालांकि प्रशासन बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी देखिए कि
कई लोग ऐसे होते हैं जो दोस्तों उनको अगर आप अंदर भी डाल दोगे ना तो भी उनकी प्रवृत्ति वही रहेगी। अब अंदर डाला, उसके जैसे एक भाई और आ गया अंदर, चलो साहब बाहर क्या, हम अंदर ही धमा चौकड़ी मचा देंगे। तो ये होता है एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। अगला देखिए दोस्तों, अगला है एड़ी चोटी का जोर लगाना। क्या कहा? एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी कि बहुत, यानी कि पूर्णतः परिश्रम या मेहनत करना। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि भैया नौकरी अगर चाहिए तो एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है, यानी कि तुम्हें इतनी बहुत मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि तुम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सको। दोस्तों ध्यान रखना कि ऐसे पर्वतीय स्थल जहाँ पर सामान ले जाने का जो लोग कार्य करते हैं दोस्तों, उन्हें ऊपर तक सामान ले जाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है। जैसे कि आप देखिए, मैं बता देता हूँ, अब तो मतलब फिर भी लेकिन काफ़ी हद तक सुविधाएं हुई है, लेकिन दोस्तों आज भी पहाड़ी इलाकों के अंदर जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, ध्यान रखना नीचे से सामानों को ले जाते हैं, उनको ऊपर अगर मकान बनाना है तो नीचे से जो कच्चा मटेरियल ले जाना है उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए कहता है कि एड़ी चोटी जोर लगाना। नेक्स्ट आता है देखिए, एक ही लाठी से हाँकना। एक ही लाठी से हाँकना, इसे हम कहेंगे दोस्तों अज्ञान भरा व्यवहार। कौन सा व्यवहार? अज्ञान भरा व्यवहार। ये होता है एक ही लाठी से हाँकना। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिए कि यदि आप परिवार में सभी को एक ही लाठी से हाँकने का काम करोगे तो एक तो होता है सम्मान, व्यवहार सम्मान, लेकिन हमें भी पता है जैसे कि स्कूल के अंदर कुशाग्र बुद्धि का भी बच्चा होता है, मध्यम बुद्धि का भी होता है और निम्न का भी होता है। एक आपके समझ लीजिए उसको चाहे कितना ही समझा दो, कितना ही कर लो, लेकिन उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठेगी, जिसको हम कहते हैं आपके साइकोलॉजी के अंतर्गत जड़ बुद्धि। कौन सी बुद्धि? जड़ बुद्धि। अब देखो यार, जड़ बुद्धि अलग है, मध्यम बुद्धि अलग है, कुशाग्र बुद्धि अलग है। अगर आप कुशाग्र बुद्धि की तुलना उस जड़ बुद्धि वाले से कर रहे हो या जड़ बुद्धि की तुलना उस कुशाग्र बुद्धि के, अगर दोनों को आप समान बता रहे हो तो ये होता है दोस्तों एक ही लाठी से हाँकना, जो पॉसिबल नहीं है। अज्ञान भरा व्यवहार ये कह दे, जैसे कहते हैं जैसी जनता यथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, क्योंकि जैसी प्रजा होगी वैसा भी राजा हो सकता है। ये एक चैप्टर के अंतर्गत महादेव वर्मा ने भी ये बात समझाई थी। तो दोस्तों सब एक जैसे का भाव रखोगे तो ये अज्ञान भरा व्यवहार है। ओखली में सिर देना अर्थात जानबूझकर आपत्ति में पड़ना। चलते चलते मस्ती सूझी, किसी के साथ छेड़खानी कर दी, अब उसके सहयोगी आ गए लठ लेकर और धमा चौकड़ी हो गई मारपीट। और क्या हुआ कि ओकड़ी में सिर देना और जानबूझकर आपत्ति में पड़ना। अब देख लीजिए, बार बार ये जो पाकिस्तान की जो ये छिछोरी हरकतें हैं ये ओकड़ी में सिर देने जैसी है। क्या है? ओकड़ी में सिर देने वाली हरकतें हैं। अगला देखो, होठ चबाना। होठ चबाना बोले तो क्रोध प्रकट करना। मैंने महादेवी का नाम याद आया तो उसका एक चैप्टर है दोस्तों, कक्षा 12वीं के अंतर्गत आता है भक्तिन, संस्मरण है। भक्तिन के अंतर्गत बताया जाता है कि भक्तिन जिसका वास्तविक नाम होता है लक्ष्मी, और उसकी मतलब ये समझ लो जीवन के अंदर कठिनाई थी, मतलब ये समझ लो सुख था ही नहीं। जीवन के अंदर एक थोड़ा सा पार्ट सुख का था, जिसमें वो अपने पति के साथ जब उसके घर का बंटवारा हो जाता है दोस्तों, और उस बंटवारे के बाद जब पॉइंट टू पॉइंट वो अपने कार्य में लगे रहते हैं, और ऐसी स्थिति में दोस्तों उसके पति की मृत्यु हो जाती है। बड़ी बच्ची की शादी हो चुकी है, 3 पुत्रियां होती है उसकी। बड़ी बेटी की शादी हो गई, और बड़ी बेटी की शादी होने के बाद उसके पति को बना दिया घर जमाई।
लेकिन कहते हैं कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। थोड़े दिन बाद उसका पति यानी कि जवाई साहब की डेथ हो गई। अब देखो ऐसी स्थिति में जब उसके जेठुते थे भक्तिन के यानी लक्ष्मी के जेठुते था, तो उसके जेठ के बच्चे, उनको लगा कि अब तो सारी जायदाद हमें वापस मिल जाएगी, तो उन्होंने अपने एक तीतरबाज साले से उसकी शादी करवा दी। येन केन प्रकारेण करके करवा दी, यानी कि दोनों को एक कमरे में डाल दिया। जब दरवाज़ा खुला तो एक अपने जो गांव के जो गणमान्य लोग थे वो आ गया। उन्होंने कहा भाई ये तो दोष है और इस दोष को दूर करना है, दोनों की शादी करवा दो। तो ऐसी स्थिति में आन पड़ी मतलब गड़े पड़े दामाद को उन्होंने क्या किया, उसकी पुत्री ने होठ चबाया और लहू निकाला, अर्थात अपने क्रोध को प्रकट करना। तो यहाँ अपन देख सकते हैं ओस का मोती। कौन सा मोती? ओस का मोती। जब दोस्तों हम ओस की मोती की बात करें, ओस का मोती यानी कि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, उसको क्या कहते हैं? ओस का मोती। अब देखो दोस्तों, अपन ये देख सकते हैं कि कई स्थितियों के अंतर्गत जब अपन बात करते हैं दोस्तों, देखिए ओस का मोती होने की हम बात कर रहे थे। देखिए ओस का मोती होना जिसका अर्थ होता है दोस्तों शीघ्र नष्ट होना। जैसे कि आप देखते हो कि सुबह मॉर्निंग के अंदर जो ओस की बूंदें गिरती है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं शबनम। क्या कहते हैं? शबनम। तो उस शबनम को जब अपन देखते हैं दोस्तों, तो ये जैसे ही मतलब धूप खिलती है, तो धूप खिलते ही ये क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाती है। तो उसी को कहते हैं ओस की बूंद। तो दोस्तों अपनी भी छवि ऐसी बनाओ जो अमिट रहे, जो मिट ना सके, ओस की बूंदों की बातें ना हो। कच्चा चिट्टा खोलना। कच्चा चिट्टा खोलने का मतलब होता है दोस्तों रहस्य प्रकट करना। कई बार अपन देख सकते हैं कि दोस्तों जो कहते हैं ना कि भाई ज़्यादा पंचायती मत कर दे, कच्चा चिट्टा खुल जाएगा तेरा। क्या खुल जाएगा? कच्चा चिट्टा खुल जाएगा, या तेरा रहस्य खोल दूंगा, तुम्हारे कच्चा चिट्टा खोल दूंगा। रमेश सोहन से बार बार लड़ने का काम करता है। रमेश ने उसको बार बार समझा, देख सोहन तू ये फालतू की बातें मत किया कर, ज्यादा हुई तो तेरा कच्चा चिट्टा सबके सामने खोल दूंगा, अर्थात जो तेरा रहस्य है वो सबके सामने क्या कर दूंगा? प्रकट कर दूंगा। अगला देखिए, कच्ची गोलियां ना खेलना, अर्थात अनुभवी होना। अरे तू मार के तो देख, तू आके तो देख, तू लड़ के तो देख, हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। तो ये है इसका क्या? आपका एग्जाम्पल। आगे बढ़ता है दोस्तों, ये लीजिए अगला पॉइंट आता है दोस्तों, देखिए कंचन बरसना। क्योंकि दोस्तों कंचन का अर्थ ही क्या होता है? इस कंचन का अर्थ क्या होता है? कंचन का अर्थ होता है सोना। सोना बोले तो स्वर्ण, स्वर्ण बोले तो गोल्ड। और देखिए दोस्तों गोल्ड की जब मैं बात करूं तो गोल्ड की तो लाख रुपए, 95,000, 10 ग्राम, लाख के बाहर चला गया। तोड़े की अगर बात करूं तो 11.667 ग्राम, ग्राम के आधार पे भी चलता है तो दोस्तों ऑलरेडी 9,500-10,000 का भाव चल रहा है। तो जब गोल्ड बरस रहा है तो स्वतः ही पता चलता है कि बहुत लाभ होना, यानी कि चारों तरफ से गोल्ड ही गोल्ड बरस रहा है, अर्थात चारों तरफ से उसको क्या हो रहा है? लाभ ही
लाभ हो रहा है तभी कहते हैं कि बहुत लाभ होना। अगला देखो दोस्तों, कटे पर नमक छिड़कना। कटे पर नमक छिड़कना, इसका अर्थ होता है एक तो बेचारा वैसे ही दुखी है और उसके आप और अधिक दुखी कर रहे हो, ध्यान रखना। एक तो जैसे कि हमारे बंधु बाइक पे आ रहे थे और दोस्तों क्या हुआ पता आपको, उसके पेट्रोल खत्म हो गया रास्ते में। चलो सब कोई बात नहीं, बेचारा पैदल पैदल लेके आया पेट्रोल पंप तक, सामने देखा तो पेट्रोल पंप ही बंद है। एक तो वैसे ही दुखी था और पेट्रोल पंप और बंद। अब 1 किलोमीटर और आगे जाए और बीच में हमारी मुलाकात होगी, और भाई क्या बात है, गाड़ी वाड़ी पैदल कैसे टेढ़ रहा है कि नहीं यार ऐसे ही कुछ नहीं, नहीं तेल खत्म हो गया, भरवाता क्यों नहीं है, अरे एक तो पैसे नहीं है, वो नहीं है, ऐसी बात करके एक तो वैसे ही वो दुखी है और उसके दुख पर आप और उसको अधिक दुखी करो, अर्थात कटे पर आप नमक छिड़कने का कार्य करो, उसको व्यंग्य बाण कस कस कर। तेल भराएगा भाई समय पर, क्या बात है, लाख रुपए की गाड़ी ले ली, 100 रुपए का पेट्रोल नहीं भरवाता तू है। ये देखो अगला, कंधा लगाना या कंधा देना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सहारा देना। देखिए दोस्तों, चाहे किसी भी परिस्थितियों में अगर हम किसी व्यक्ति का साथ देने का जो कार्य करते हैं वो होता है दोस्तों कंधा लगाना। जैसे कि अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में अपन देख सकते हैं कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही यानी कि पति पत्नी दोनों ही एक ही गाड़ी के 2 पहियों की भांति होते हैं। अगर दोस्तों दोनों का साथ चलना होता है तो देखिए, अगर मैं कहूं कि अगर दोनों गवर्नमेंट जॉब में, दोनों सर्विस में, ध्यान रखना ये सभी जो हमारे 4th ग्रेड वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से सुन लेना, अगर दोनों ही सर्विस है तो देखिए एक तो एक सैलरी आती है, एक 2 सैलरी आती है परिवार के अंदर। ध्यान रखना 50,000 तुम्हारे, 50,000 तुम्हारी पत्नी के, रुपये बनता है लाख, तो गाड़ी भी चलती है शानदार, बच्चों के हम आधा सुख सुविधा को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। उसी को कहता है कि पत्नी ने अभी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है, यानी कि सहारा देना। कोई टूटा हुआ व्यक्ति है, क्या है, टूटा हुआ व्यक्ति है, वो चाहता है कि आप करे तो करे क्या, उसको भी जो सहारा दिया जाता है तो उसके लिए भी क्या आता है, कंधा लगाना। अब देखो दोस्तों, कब्र में पैर लटकना, जिसका अर्थ होता है मृत्यु के करीब होना। दोस्तों उम्र के इस पड़ाव में अपन देख सकते हैं, उम्र के इस पड़ाव में हम देख सकते हैं कि दोस्तों वृद्धावस्था जिस समय आती है तो उस समय अपन कहते हैं कि अब बीमारी से ग्रसित हो गया, अब तो उसके पैर कब्र में लटक रहे हैं। ठीक है, कमर कसना, तैयार होना, पक्का निश्चय कर लेना। दोस्तों 4th ग्रेड के लिए कमर कस लो, एक सीट मेरी है, मुझे अधिक सीटों की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे सीटें कितनी हो लेकिन उसमें से एक सीट मेरी है, कमर कस लो, दृढ़ निश्चय कर लो। अगला देखो, कलाई खुलना। कलाई खुलने का अर्थ होता है दोस्तों वास्तविकता प्रकट होना। ध्यान रखना, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बातें बहुत ही बड़ी बड़ी करते हैं, ये ध्यान रखना, सब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, लेकिन जब उसकी वास्तविकता प्रकट होती है तो लोग कहते हैं अब तो कलाई खुल गई, पता चल गया तुझे, कथनी और करनी में अंतर होता है। अगला आता है दोस्तों कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि कलम को लिया और उसको तट तोड़ दिया, नो, कलम तोड़ने का मतलब होता है अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य की रचना करना। जब अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना के जब अपन कार्य करते हैं, साहित्य की रचना करते हैं दोस्तों, रात दिन एक करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है कलम तोड़ना। अगला देखिए दोस्तों, पॉइंट बनता है कलेजा थामना। कलेजा थामने का मतलब होता है बुरे समाचार सुनने को तैयार रहना। दोस्तों रात्रि के समय, पहले तो मैं बता देता हूँ, पहले समय में तो अब तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि लोग रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक तो फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, रात को जैसे कि 2 बजे फ़ोन आ जाता था, हेलो हेलो लगते ही कलेजा थम जाता था दोस्तों, यार
कौन टपका है, किसकी डेथ हुई है, क्या हुआ, मतलब हजारों क्वेश्चन मन में। कोई परिवार का सदस्य बाहर गाड़ी लेके गया है तो भी डर, अरे यार रात को फोन आया, क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, वगैरह वगैरह कई प्रश्न होते हैं। तब देखो कलेजा थामना, घर का कोई सदस्य जिसमें हम लग रहा है। देखो वृद्धावस्था और जवान की दोनों की बात अलग होती है। जब आप बुरे समाचार सुनने को तैयार रहते हो तब कहता है कलेजा थाम लेना, और धीरे से कहता है देख भाई थोड़ा काल जो हेटो राखजे, अपनी भाषा देशज भाषा में कहूँ मैं, देख काल जो राखजे हेटो, छाती राखजे हेटी, जिसको मैं बात बता रही हूँ ध्यानपूर्वक सुनजे कि हाँ बोलो फलान चंद जी की डेथ हो गई है। ऐसे कहते तो एकदम झटका लगता है, कहियो गुना कहीं कह रहा है नहीं, देख भाई उसकी बीमारी है, एक बार जाके मिल लेते यार, हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलता लोग एकत्रित हो रखे हैं वगैरह वगैरह, यानी कि मामला कुछ और ही है। कलेजे को हटो कर ले। अगला है कलेजा मुंह को आना। क्या है भाई, कलेजा मुंह को आना। ये भी पॉइंट शानदार है कि कलेजा मुंह को आना यानी कि करुणा उत्पन्न होना। देखो छोटे बच्चे को देखकर बेचारे की एक्सीडेंट में उसकी माँ की डेथ हो गई, बच्चा रो रहा है दोस्तों। देखो राह चलते व्यक्ति का भी कलेजा मुंह को आ जाता है, कलेजा क्या आ जाता है, मुंह को आ जाता है। यही होता है करुणा उत्पन्न होना। अगला देखिए दोस्तों, कागज की नाव, जिसको हम कह सकते हैं कि क्षण भंगुर, यानी कि जो चीज क्षण भर में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, उसके लिए दोस्तों मुहावरा का प्रयोग किया जाता है कि कागज की नाव। देखिए दोस्तों कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसके अंतर्गत हमें बिल्कुल पूरा हर चीज को देख रेख पे करना पड़ता है, लेकिन जब वो चीज उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार ना हो, हमें पता है कि एक बार में कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। काठ बोले तो लकड़ी, लकड़ी की हांडी हो तो खुद जल जाएगी भाई। वैसे ही कई ऐसे कार्य होते हैं जो क्षण भंगुर होते हैं, उसके लिए हम क्या कहते हैं, कागज की नाव होना। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के जो मुहावरे का जो सेकंड पार्ट था दोस्तों, वो हमने प्रस्तुत किया है। वापस से मैं एक बात आपको रिपीट कर देता हूं दोस्तों कि मुहावरों के अंतर्गत इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप कि कोई भी मुहावरों का प्रयोग करते समय काल, लिंग, वचन ये परिवर्तित होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को देता हूं विराम, ताकि इसके आगे के मुहावरे में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।